हम अपनी फसलों की बुआई करते समय सही मात्रा में दानेदार उर्वरकों की सही मात्रा सही समय पर इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट कभी कभी हमें नहीं मिलता है, जिसके कारण हमें घुलनशील उर्वरकों को देना रहता है। तो यदि हम घुलनशील उर्वरकों को देते हैं तो हमें कब कितनी मात्रा में कैसे देना है, साथ में हम मिला करके कौन कौन सी चीज़ें दे सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम साथ में मिलाकर नहीं दे सकते हैं, आज हम इसी पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। फसल बुआई के समय जब हम उर्वरकों की सही मात्रा देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पौधों को उनसे बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके पीछे का कारण रहता है नाइट्रोजन की पूर्ति के रूप में जो हम यूरिया की मात्रा देते हैं, उसमें से 25 से 55% तक ही हमारे पौधे ले पाते हैं। फास्फोरस की मात्रा जो है वो 15 से 25% तक ही ले पाते हैं, जो हम NPK या DAP के रूप में देते हैं या सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में देते हैं। पोटास की मात्रा भी जो हम म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में देते हैं वो 40 से 60% तक ही हमारे पौधों को मिल पाती है। कभी कभी वातावरण यानी मौसम परिवर्तन के कारण इतना % भी हमारे पौधों को नहीं मिलता है, जिसके कारण जो हम बुआई के समय उर्वरकों को देते हैं उसके बावजूद भी हमारे पौधों को उतने अच्छे तरीके से उर्वरक मिल नहीं पाती है, जिसकी जगह पर हम बाद में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और हमें बढ़िया रिजल्ट मिलता है। वैसे तो पौधों का मुख्य कार्य रहता है पोषक तत्वों को जड़ों से ग्रहण करना, लेकिन यदि हम सीधे पत्तियों पर भी स्प्रे कर देते हैं तो भी पौधों को काफ़ी अच्छी और सही मात्रा में इन उर्वरकों से पोषक तत्व मिल जाते हैं और बढ़िया रिजल्ट भी इनसे मिलता है। तो अब इनका प्रयोग जब हमें करना होता है तो इनका प्रयोग हम खड़ी फसल में ही करते हैं। बुआई के समय हमको इनका प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होता है। खड़ी फसल जब हमारी हो तो हमको कब पहला छिड़काव करना है, कब दूसरा छिड़काव करना है और कब तीसरा छिड़काव करना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और पानी में घोल करके उर्वरकों को स्प्रे करने से हमें लाभ क्या रहता है, इन सभी की बातें हम आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले जो हमने शामिल किया है कि खड़ी फसल में हमको पहला छिड़काव कब करना है। तो पहला छिड़काव आपको फसल बुआई या रोपाई जो भी किया हो, जैसे कुछ फसलें हैं जो रोपाई करने योग्य होती हैं और कुछ की हम सीधे बुआई करते हैं, तो बुआई या रोपाई के 20 से 20 दिन बाद करना है, यानी 20 से 30 दिन पर पहला स्प्रे आपको कर देना है। यानी 20 दिन रोपाई के हो चुके हैं और 30 दिन के पहले ही आपको पहला स्प्रे करना है। और पहल फिट जो 17-44-0 की आती है, यानी 17% उसमें यूरिया होती है और 44% फास्फोरस होती है, उसका स्प्रे करना है। इसकी आपको 1 किलो मात्रा से 1.5 किलो मात्रा लेनी है और इसको घोल बना करके आपको 100 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देना है। इसके बाद जब आप दूसरा छिड़काव करें तो दूसरा छिड़काव आपको तभी करना है जब पहले छिड़काव कर चुके हों उससे 25 दिन का समय बीच का हो चुका है। यानी पहला छिड़काव करने के 25 दिन के बाद आपको दूसरा छिड़काव करना है, जिसमें आपको शामिल करना होगा या तो आप NPK 18-18-18 स्प्रे कर दें या तो NPK 19-19-19 स्प्रे कर दें। इनमें से कोई भी उर्वरक ले रहे हैं उसकी भी 1 किलो मात्रा से 1.5 किलो मात्रा ही आपको लेना है और 100 लीटर पानी में घोल तैयार करके स्प्रे करना है। इसके बाद आता है तीसरा स्प्रे करने की। तो तीसरा स्प्रे आपको तभी करना है जब आप इन बातों को ध्यान रखें, यानी चाहे आपकी गेहूं की फसल हो, जौ की फसल हो, धान की फसल हो, कपास की फसल हो या कोई सब्जियां लगा रखी हों या कोई दाल वर्गीय फसल हो, उसमें आपको NPK यदि 19-19-19 ले रहे हैं तो आप पोटेशियम सल्फेट 0050 का स्प्रे नहीं करना है। वैसे इस समय ठीक रहता है 0050 का। तो इस समय आप चाहे NPK 19-19-19, 18-18-18 या 0050 में से किसी एक उर्वरक को लेना है। ये नहीं है कि दूसरी उर्वरकों को आधा आधा मिलाकर स्प्रे करें। स्प्रे आपको आधा मिलाकर के नहीं करना, किसी एक उर्वरक को ले लेना है। और तीसरा छिड़काव का समय है जो आप दूसरा छिड़काव किए हों उससे कम से कम 15 दिन का अंतर रखें और अधिक से अधिक 20 दिन का अंतर होना चाहिए। यानी 20 दिन के बाद नहीं दूसरे छिड़काव के और 15 दिन के पहले नहीं करना है। इसी 5 दिन में आपको तीसरा स्प्रे करना है। इसमें भी आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसकी 1 किलोग्राम मात्रा से 1.5 किलोग्राम मात्रा के बीच ही लेना है और इसको भी 100 लीटर पानी में मिला करके और छिड़काव कर देना है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमें सावधानियाँ कौन कौन सी रखनी है। तो किसी भी हालत में आपको 2 किलो मात्रा 1 एकड़ के लिए स्प्रे नहीं करना है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी जो सावधानी रखनी है
पौधों पर फूल आने की अवस्था, जो सब्जी वर्गी दाल वर्गी फसलें हैं उनमें फूल आने की अवस्था में आपको यह स्प्रे नहीं करना है। उसके पहले आप फूल आने के कर दें या फूल झड़ने के बाद। आप फूल झड़ने के बाद देखते हैं फलियां बनने लगती हैं या फल बनने लगते हैं, तब आप स्प्रे करें तो ठीक रहेगा। फूल आने की अवस्था पर यदि करेंगे तो फूल झड़ जाएंगे, बीज आदि नहीं बनेंगे, फल आदि नहीं बनेंगे, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तीसरी जो सावधानी रखनी है, एक बार में केवल एक ही उर्वरक का आप उपयोग करें। 2 उर्वरकों की आधी आधी मात्रा या 2 उर्वरकों को एक में मिला करके स्प्रे नहीं करना है। चौथी जो सावधानियां रखनी है, उर्वरक को पानी में घोलने के पहले यानी सीधे स्प्रेयर में डाल करके, स्प्रेयर टैंक में डाल करके सोचें कि घोल लें, तो वो गलत तरीका है। आपको पहले ही घोल लेना है और घोलने के बाद ही आपको टैंक में डालना है। पांचवी जो सावधानी रखनी है, वो खड़ी फसल में खरपतवार रसायन या छिड़काव करना हो तो छिड़काव के 10 दिन के बाद उर्वरक का छिड़काव करें। यानी खरपतवार नाशी रसायन यदि आप छिड़क रहे हैं तो उससे या तो आप 10 दिन पहले इन उर्वरकों का उपयोग करें या 10 दिन के बाद। यदि आप 10 दिन के बाद स्प्रे करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है। आप खरपतवार नाशी का स्प्रे कर दें, उसके 10 दिन के बाद आप इस उर्वरकों का स्प्रे कर सकते हैं। एक सावधानी और भी आपको रखना है कि छिड़काव आपको शाम के समय करना है, जिससे बढ़िया रिजल्ट मिले। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब आप छिड़काव कर रहे हो तो कीटनाशक आप कोई भी मिलाना चाहें तो वो मिला सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर आप कोई भी मिलाना चाहें तो वो मिला सकते हैं। हाँ, ये नहीं करना है कीटनाशक भी मिला लिया, ग्रोथ प्रमोटर भी मिला लिया, उर्वरक भी मिला लिया। यानी उर्वरक के साथ में आप या तो कीटनाशक मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं या ग्रोथ प्रमोटर मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। कोई भी कीटनाशक या कोई भी ग्रोथ प्रमोटर आप साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन खरपतवार नाशी का आप साथ में मिला करके स्प्रे नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पानी में घुलनशील उर्वरकें जो हैं इनको देने से यानी इनका स्प्रे करने से हमें लाभ क्या रहता है। तो आपको बताना चाहेंगे, पौधे पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा का अधिकतर भाग जड़ तंत्र से ही ग्रहण करते हैं, लेकिन पत्तियों पर यदि थोड़ी बहुत मात्रा हम स्प्रे कर देते हैं तो पौधे सोख करके इसकी पूरी की पूरी मात्रा ग्रहण करके और जल्दी रिजल्ट दे देते हैं। इससे ये हमें अच्छा और बेहतर रिजल्ट देने में सक्षम रहते हैं। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि यदि बुआई के समय या बाद में फसल की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व नहीं दिए गए हैं तो उनकी कमी की पूर्ति करके आप पर्णी छिड़काव कर सकते हैं और उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पानी में घुलनशील जो उर्वरक हैं उनका यदि हम छिड़काव करते हैं तो आपको 5% से 20% तक फ़ायदा मिल जाता है और गुणवत्ता भी सुधरती है। क्षारीय और लवड़ी भूमि में पौधों में ज़मीन से जो पोषक तत्व मिलते हैं वो इतने अच्छे तरीके से पौधे नहीं ले पाते हैं, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में हमें पर्णी छिड़काव से बहुत बढ़िया लाभदायक रिजल्ट मिल जाता है। पर्णी छिड़काव में दिए गए उर्वरकों की पूरी मात्रा पौधों को जल्दी मिल जाती है, जिससे पौधों को जब हम ये स्प्रे करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट हमें देते हैं। फसलों में रोग और कीटों की प्रतिरोधक क्षमता पर्णी छिड़काव से बढ़ जाती है। NPK के अतिरिक्त अल्प मात्रा में मैग्नीशियम, सल्फर और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पर्णी छिड़काव जब हम करते हैं तो ये उर्वरकें पूर्ति करती हैं। सही समय पर 3 स्प्रे करने से फसल को पोषक तत्वों में छुपी हुई जो कमी है वो दूर हो जाती है और पौधे आंशिक रूप से तनाव मुक्त होकर के और स्वतंत्र रूप से वृद्धि करना चालू कर देते हैं। कभी कभी मौसम ज़्यादा ठंडा या बहुत गर्म होता है, ऐसी दशा में पौधे जो है ज़मीन से पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण जब हम पर्णी छिड़काव कर देते हैं, घुलनशील उर्वरकों का छिड़काव कर देते हैं तो उनको बहुत बढ़िया इनसे रिजल्ट मिलता है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सब्जियों और फल या हरे चारे पर यदि आप पर्णी छिड़काव कर रहे हैं तो इनको तोड़ना जब है आपको तो कम से कम 7 से 10 दिन का गैप रखना है। उसके बाद ही आपको फल सब्जियों का यूज करना है, चारा आदि को पशुओं को खिलाना है, क्योंकि उसके पहले यदि आप यूज करते हैं तो जो उर्वरक आपने दिया है उसमें जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं वो फसलों के साथ चले जाएंगे, जो आपको और आपके पशुओं को हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आपको इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है, तभी आप इन चीज़ों को अपने यूज में लाएं। आशा करता हूं दोस्तों आपको घुलनशील उर्वरकों, दानेदार उर्वरकों के यूज के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मिल गई होगी कि दानेदार उर्वरकों का यूज करने के बाद भी हमको
घुलनशील उर्वरकों की क्यों आवश्यकता रहती है, उससे लाभ क्या है। फिर भी यदि आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।